हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का न्यू चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट मीन्स असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड जॉब सीक्वेंसिंग का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, थर्ड क्वेश्चन आपका रहता है ट्रू फॉल्स का, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बिग उसके आंसर्स रहते हैं, थोड़ा सा बिग क्वेश्चंस रहता है वो। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आपको राइट ऑप्शन विथ आंसर लिखना है। यानी कि जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाना कंपलसरी नहीं है, बट आपको जो राइट आंसर वो आंसर और उसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपको ऑप्शन नंबर लिखना कंपलसरी रहता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इन अ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एन ऑप्टिमल पाथ इज़ वन दैट मिनिमाइजेस। अभी आपको पता है कि जो सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम होता है हम उसमें जॉब सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। आपने इसके पहले स्टडी किया हुआ है इस चैप्टर में कि 2 टाइप का हम लोगों ने सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम किया है। एक तो हमने किया था 2 मशीन n जॉब का प्रॉब्लम, और सेकंड हमने किया था 3 मशीन n जॉब का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि in sequencing problem an optimal path is one that minimizes। तो ऑप्शन ए आपको दिया है टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, एंड ऑप्शन बी आपको दिया है आइडल टाइम। आपको मालूम है कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का यूज़ क्या होता है। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हम जॉब सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। जो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता है उसमें हम टोटल टाइम को मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो जब टोटल प्रोसेसिंग टाइम को मिनिमाइज़ करेंगे तो उसे बोलते हैं हम मिनिमाइज़ द टोटल इलैप्स टाइम, उसे हम इलैप्स टाइम बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का एम होता है वो होता है कि हम ईच मशीन का जो आइडल टाइम है उसे भी हम मिनिमाइज़ करेंगे। यानी कि हम ट्राई करेंगे कि कोई भी मशीन ज़्यादा टाइम के लिए आइडल नहीं रहना चाहिए वो, ठीक है, यानी कि वेटिंग नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स जॉब प्रोसेस होते रहना चाहिए उसके ऊपर। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम एंड टू मिनिमाइज द आइडल टाइम। तो दोनों भी ऑप्शन ए एंड बी आएगा। तो ऑप्शन सी लिखेंगे हम। ऑप्शन सी में आपको दिया है बोथ द ऑप्शन ए एंड बी दिस वे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा हुआ है इफ़ जॉब ए टू डी हैव द फॉलोइंग प्रोसेसिंग टाइम आपको दिया है A5, 6, 8, 4 ऑन फर्स्ट मशीन एंड दिया है आपको 4, 7, 9, 10 ऑन द सेकेंड मशीन। तो 2 मशीन है एंड 4 जॉब्स दिया हुआ है, और ईच जॉब का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको दिया हुआ है मशीन का। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि देन ऑप्टिमल सीक्वेंस, तो जॉब सीक्वेंस क्या आएगा। बहुत ईजी है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर दिया है। आपको जॉब दिया है A, B, C एंड D, 4 जॉब्स है, एंड आपको 2 मशीन दिया है। मैंने M1 M2 ले लिया मशीन को। मशीन M1 का देखो टाइमिंग दिया है ईच जॉब का, और मशीन M2 का भी टाइमिंग है ईच जॉब का। तो हम सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो बहुत ईजी है सीक्वेंस क्रिएट करना। मशीन M1 एंड मशीन M2 दोनों भी मशीन में जो मिनिमम टाइमिंग है पहले हम वो कंसीडर करेंगे। देखो ये मशीन M1 का टाइमिंग है और ये मशीन M2 का टाइमिंग है। तो अगर आप मशीन M1 में सर्च करोगे तो मिनिमम आपको 4 मिल रहा है, और अगर आप मशीन M2 में सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आपको मिनिमम 4 मिल रहा है। तो हम आर्बिट्री दोनों में से कोई भी मिनिमम लेकर के सॉल्व करते हैं, आपको आंसर मिलेगा यहाँ से। तो आप कोई भी यहाँ से पहले ले सकते हो। अगर देखो मैं यहाँ पे ये 4 लूँगा, सपोज़ मैं मशीन M1 का मिनिमम 4 लेता हूँ, तो मिनिमम 4, दिस 4 वैल्यू बिलोंग्स टू जॉब D एंड मशीन क्या है M1। और आपको पता है कि मशीन M1 का जो एंट्री है वो लेफ़्ट से राइट होता है, और मशीन M2 का जो एंट्री है वो राइट से लेफ़्ट होता है। सो दिस वैल्यू 4 बिलोंग्स टू मशीन M1 और जॉब D है, तो आपका देखो एंट्री यहाँ से होगा, फर्स्ट जॉब D प्रोसेस होगा। तो ये देखो आपका D जॉब प्रोसेस हो गया, मैंने ये कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखो हम लोग अभी नेक्स्ट मिनिमम लेते हैं। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसमें अगर आप मिनिमम सर्च करोगे तो देखो मिनिमम आपको 4 मिल रहा है अगेन। नाउ दिस 4 बिलोंग्स टू मशीन M2 जॉब A,
और मशीन M2 का जो एंट्री है वो राइट से लेफ्ट होता है, दैट मीन्स ये ए जॉब जो है करस्पॉन्डिंग टू ये 4 वैल्यू वो लास्ट में देखो प्रोसेस होगा। ये अब नेक्स्ट मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, तो 4 के बाद जो नेक्स्ट मिनिमम हमें मिल रहा है देखो वो 5 है, बट हम ये 5 को यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू दिस 5 जॉब ए ऑलरेडी देखो यहाँ पर यूटिलाइज हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट लूँगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट मिनिमम 5 के बाद देखो 6 है, दिस 6 बिलोंग्स टू मशीन M1 और जॉब 5 है, तो 6 बिलोंग्स टू मशीन M1 जॉब 5, तो जो D के बाद नेक्स्ट एंट्री होगा वो देखो जॉब बी का होगा, तो हमारा ये बी जॉब हो गया सीक्वेंसेस का। अब नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको बिकॉज यहाँ पर एक ही एंट्री बचा हुआ है, डी हो गया है, बी हो गया है, ए हो गया है, तो जो सी जॉब है वो देखो यहाँ पर प्रोसेस होगा। तो आपका जो जॉब सीक्वेंसिंग है उसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा देखो यहाँ पे डी बी सी ए, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा डी बी सी ए, तो आपको जो ऑप्शन बी दिया है ना वो करेक्ट है, ये हमारा आंसर है। तो देखो सेकंड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही ईजी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव मतलब एम, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का एम क्या होता है यानी कि उसका यूजेस क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज़ टू, मैं ऑप्शन देखो देख के बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन सी रहेगा टू फाइंड द सीक्वेंस इन विच जॉब्स ऑन हैंड्स आर टू बी प्रोसेस्ड एंड टू मिनिमाइज द टोटल रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, कोई भी सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है उसका एम होता है कि जो जॉब का सीक्वेंस है वो हमें मिलना चाहिए, यानी कि किस ऑर्डर में कौन से मशीन पे जॉब प्रोसेस होगा। तो एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द जॉब्स, और जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ वी हैव टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम मीन्स टू मिनिमाइज द इलैप्स टाइम। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है इफ़ देयर आर n जॉब्स एंड m मशीन देन देयर विल बी डैश दिया है सीक्वेंस ऑफ डूइंग द जॉब्स। हमें पता है 2 मशीन प्रॉब्लम n जॉब, 3 मशीन प्रॉब्लम n जॉब, तो यहाँ पर इन जनरल दिया है n जॉब्स एंड m मशीन है। अब नंबर ऑफ मशीन आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट हमने अपने सिलेबस में 2 मशीन एंड 3 मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना कि टोटल कितना पॉसिबल सीक्वेंस बन सकता है। एक्चुअली हमें तो फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल सीक्वेंस, यानी कि जो टाइम को मिनिमाइज़ करेगा, बट एग्जैक्टली कितना सीक्वेंस बन सकता है तो वो नंबर ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है n फैक्टोरियल होल रेज टू m। तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है जो कि ऑप्शन डी में है। तो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल होल रेज टू m। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ जॉब्स, मैंने सपोज 3 ले लिया, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब सपोज 3 ले लिया, और सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन सपोज मैंने यहाँ पे 2 मशीन ले लिया। तो सपोज 2 मशीन है और 3 जॉब्स है, तो कितना सीक्वेंस बनेगा। तो मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको फॉर्मूले से। तो अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू हो जाएगा, देखो n फैक्टोरियल रेज टू m है, n का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 फैक्टोरियल रेज टू m का वैल्यू 2 है। 3 फैक्टोरियल आपको मालूम है कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रेज टू 2 आपको 36 मिलेगा। अगर 3 जॉब है और 2 मशीन है तो टोटल 36 पॉसिबल सीक्वेंस बनेगा, बट हमें ऑल 36 पॉसिबल सीक्वेंस तो लिखना नहीं होता है, हमें सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस यानी कि एक ही सीक्वेंस हमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो एज अ फॉर्मूला यू रिमेंबर दिस, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देखो 5th यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय, आपको पता है मेथड, हंगेरियन मेथड। मैंने स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर आपको सिखाया था तो मैंने बताया था आपको कि असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज द हंगेरियन मेथड। तो हंगेरियन मेथड इज़ यूज्ड टू फाइंड द असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हंगेरियन मेथड सिर्फ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ होता है। अगर सपोज़ आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो सबसे पहले हम उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम हंगेरियन मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका 5th का, ऑप्शन आएगा बी, हंगेरियन मेथड। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, इन सॉल्विंग 2 मशीन एंड n जॉब्स प्रॉब्लम द फॉलोइंग अजम्पशन इज रॉन्ग। यानी कि जब हम 2 मशीन और n जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ऑप्शन डी क्या लिखा है, द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीनिंग। द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ जॉब। सपोज किसी एक जॉब को प्रोसेस करने के लिए मिनिमम 3 आवर्स लगता है, तो मिनिमम 3 आवर्स लगेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट मिनिमम 3 आवर्स लग रहा है तो मिनिमम 3 आवर्स लगने वाला है। बट यहाँ पर जो कंडीशन आपको दिया है, द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीनिंग, ये रॉन्ग है। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द गिवन टाइम। जो जॉब है उस पर्टिकुलर जॉब का जो टाइमिंग दिया रहेगा पर्टिकुलर मशीन पर प्रोसेस होने के लिए, वो टाइम उसमें लगने वाला है। तो ये अजम्पशन हमें रॉन्ग दिया है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, टू यूज द हंगेरियन मेथड अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स। ऑप्शन देखो इसका आंसर आएगा कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉस। मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। असाइनमेंट प्रॉब्लम, देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम 2 टाइप का होता है, एक होता है मिनिमाइजेशन और दूसरा होता है मैक्सिमाइजेशन। कॉस्ट रहेगा तो मिनिमाइज़ करते हैं, टाइम रहेगा तो मिनिमाइज़ करते हैं, डिस्टेंस रहेगा तो मिनिमाइज़ करते हैं, प्रॉफिट रहेगा मैक्सिमाइज़ करते हैं, सेल्स रहेगा मैक्सिमाइज़ करते हैं, रेवेन्यू रहेगा मैक्सिमाइज़ करते हैं, आउटपुट रहेगा तो मैक्सिमाइज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो बेसिकली हंगेरियन मेथड इज़ यूज्ड टू सॉल्व द मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। बट अगर हमें क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी कि अगर मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का सम आपको दिया है तो सबसे पहले हमें उसे मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का रूल होता है कि जो आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स है उसे हम कन्वर्ट करते हैं रिग्रेट मैट्रिक्स में। रिग्रेट मैट्रिक्स का मीनिंग होता है लॉस मैट्रिक्स, या उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। अब लॉस मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट होता है ये सब तो आपको मालूम है पूरा डिटेल में। जो हाईएस्ट वैल्यू प्रॉफिट में दिया रहेगा वो हाईएस्ट वैल्यू में से ईच प्रॉफिट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिग्रेट मैट्रिक्स, या उसे बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स, या आप उसे बोल लो अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वही यहाँ पर देखो एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। टू यूज़ द हंगेरियन मेथड अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स, ऑप्शन ए आएगा कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स इनटू अपॉर्चुनिटी लॉस, या सिंपली लॉस बोलोगे तो भी चलेगा, या उसे आप बोल सकते हो रिग्रेट वैल्यूज़ या तो फिर रिग्रेट मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, यूजिंग द हंगेरियन मेथड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो ये आपको कॉस्ट वैल्यूज़ दिया है, एजेंट है 4, और यहाँ पे 4 जॉब्स आपको दिया है ABCD। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एजेंट कौन से जॉब पे असाइन करेंगे सो दैट टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगा। तो हमें जस्ट सीक्वेंस निकालना है, यानी कि जस्ट आपको असाइनमेंट निकालना है, एजेंट का और जॉब का असाइनमेंट हमें फाइंड आउट करना है। बट वो फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने का मेथड आपको पता ही है, पहले हम रो मिनिमाइजेशन लेते हैं, बाद में कॉलम मिनिमाइजेशन लेते हैं, और बाद में हम टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी करते हैं। तो मैं शॉर्ट में ट्राई करता हूँ इसे सॉल्व करने का, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो स्टेप 1 आपका रहता है रो मिनिमाइजेशन, ठीक है, रो मिनिमाइजेशन रहता है। सो हम क्या करते हैं, रो वाइज हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ आपको एजेंट दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकेंड एजेंट है, फिर थर्ड है, और ये देखो आपका 4th एजेंट दिया है, और यहाँ पर आपको दिया है जॉब्स, A है, फिर B है, फिर यहाँ पर आपको C दिया, और देखो यहाँ पर आपको D दिया हुआ है। रो मिनिमाइजेशन में क्या करना है आपको मालूम है, फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है और उसे बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 10 मिलेगा, तो 10 - 10 क्या आएगा 0, 12 - 10 तो 2 आएगा, 15 - 10 5 आएगा, 25 - 10 किया तो आपको देखो ये 15 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो मिनिमाइजेशन हो गया।
अब सेकेंड रो का निकालेंगे। तो सेकेंड रो में देखो मिनिमम वैल्यू कितना दिया है हमें, 11 मिल रहा है। तो 14 माइनस 11 देखो ये 3 आएगा, 11 माइनस 11 0 आएगा। 19 माइनस 11 किया तो आपको 8 मिल जाएगा। 32 माइनस 11 किया तो कितना मिलेगा आपको, 21 मिल जाएगा। ठीक, अब थर्ड रो हम चेक करते हैं। थर्ड रो का सबसे लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू देखो 18 दिया है आपको, तो 18 को हम बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके थर्ड रो में लिख देंगे। तो 18 माइनस 18 हो जाएगा 0, 21 माइनस 18 किया तो 3 मिलेगा, 23 माइनस 18 किया तो हमें 5 मिल जाएगा, लिख दो आप यहाँ पर। 29 माइनस 18 किया तो हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ से 11 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ रो का मिनिमा निकालेंगे। तो फोर्थ रो में सबसे लीस्ट यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू देखो 15 दिया है। तो 15 माइनस 15 देखो 0 हो जाएगा आपका। 20 माइनस 15 किया तो 5 हो जाएगा। 26 माइनस 15 तो हमें मिलेगा 11, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। देखो यहाँ पे 28 माइनस हम 15 करेंगे, तो 28 माइनस 15 करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा, लिख दिया हमने देखो यहाँ पे 13। तो ये रो मिनिमाइजेशन का टेबल हो गया। अब सेकेंड स्टेप आता है कॉलम मिनिमाइजेशन। तो मैं देखो अब कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो विल राइट हियर कॉलम मिनिमाइजेशन, ये हो जाएगा आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। तो कॉलम मिनिमाइजेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रो मिनिमाइजेशन टेबल। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एजेंट 1 2 3 और ये 4 एजेंट हो गया। फिर यहाँ पे जॉब से A B C और देखो D है। फर्स्ट कॉलम का मिनिमम वैल्यू 0 है, कोई चेंजेस नहीं होगा, कॉपी कर लो फर्स्ट कॉलम 0 3 0 0। सेकेंड कॉलम ऑल्सो मिनिमम वैल्यू इज 0, तो सेम थिंग कॉपी कर लो सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका 2 0 फिर 3 और ये देखो 5 हो गया। थर्ड कॉलम का मिनिमम वैल्यू दिया है 5 है, तो 5 को बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 माइनस 5 देखो 0 होगा, 8 माइनस 5 3 होगा, 5 माइनस 5 0 होगा, 11 माइनस 5 क्या तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, लास्ट कॉलम देखो आप, लास्ट कॉलम का मिनिमम वैल्यू हमें 11 मिल रहा है। तो 15 माइनस 11 देखो 4 हो जाएगा। 21 माइनस 11 किया तो हमें 10 मिलेगा। 11 माइनस 11 0 एंड 13 माइनस 11 किया तो 2 आएगा। सी, तो ये आपका देखो कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप हो गया है। अब कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद आपको पता है क्या करना होता है। कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी में हम क्या करते हैं कि जो कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल है उसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे सच दैट एंटायर ज़ीरो पूरा कवर हो जाना चाहिए। और लाइन ड्रॉ करने का रूल आपको पता है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम ज़ीरो कवर होगा। देखो, अगर मैं ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ करूँगा वर्टिकली A, अगर मैं ये A का लाइन ड्रॉ करूँगा देखो 3 0 एट ए टाइम कवर होगा। और अगर सपोज़ मैंने ये 3 का ड्रॉ कर दिया तो भी मुझे 3 0 कवर हो रहा है, तो हम 3 0 एट ए टाइम कवर कर सकते हैं। तो मैं वर्टिकली देखो पहले ड्रॉ कर देता हूँ 3 0 कवर। अब आप कहीं पर भी चेक करोगे तो 3 0 एट ए टाइम कवर नहीं होगा, आपका सिर्फ 2 0 एट ए टाइम कवर होगा। तो 2 0 एट ए टाइम मैं देखो कवर करता हूँ, ये हो गया देखो आपका 2 0 एट ए टाइम कवर हो गया। इसके बाद अगर आप सर्च करोगे तो 2 0 एट ए टाइम कवर नहीं हो रहा है, अब सिर्फ सिंगल ज़ीरो आपका कवर होगा। तो ये देखो सिंगल ज़ीरो हॉरिजॉन्टल भी कवर कर सकते हो, वर्टिकल भी कवर कर सकते हो, आपके ऊपर चाहिए जैसे करना है। ये ज़ीरो को भी आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो, आपके ऊपर कोई इशू नहीं है। मैं देखो यहाँ पर वर्टिकली कवर कर देता हूँ। तो टेबल में जितना भी ज़ीरोज़ था मैंने ऑल द ज़ीरोज़ को कवर कर दिया है। अब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ़ लाइन, हाँ नंबर ऑफ़ लाइन काउंट करो आप, 1 2 3 और ये 4। नंबर ऑफ़ लाइन इज इक्वल टू साइज़ ऑफ मैट्रिक, हाँ नंबर ऑफ़ लाइन इज इक्वल टू साइज़ ऑफ मैट्रिक्स 4। देखो इक्वल आ रहा है, तो जब नंबर ऑफ़ लाइन एंड साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल आएगा दैट मीन्स सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, लिख दो यहाँ पे सॉल्यूशन इज़, हम लिखेंगे ऑप्टिमल। नाउ सी ये लास्ट का आपका स्टेप है डूइंग असाइनमेंट। तो फॉर डूइंग असाइनमेंट हम लोग क्या करते हैं, ये सेम टेबल को हम अगेन कॉपी करेंगे, यानी कि जिस टेबल हमने लाइन ड्रॉ किया है ना वो सेम टेबल हम अगेन कॉपी करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 1, दिस इज़ 2 3 और ये 4 हो गया एजेंट। देन आपको यहाँ पे जॉब्स दिया है A B C और देखो ये D दिया हुआ है आपको जॉब्स। सेम टेबल कॉपी करना है।
फर्स्ट कॉलम है 0 3, फिर यहाँ पर 0 0 दिया है। सेकंड कॉलम है 2 0, देन यहाँ पर 3 है 5 है दिस वन। और थर्ड कॉलम आपको दिया हुआ है 0 3, फिर यहाँ पे 0 6 है। और लास्ट का जो कॉलम है वो है 4 10, फिर यहाँ पर दिया है 0 और ये देखो 2 दिया हुआ है। असाइनमेंट करने का रूल आपको मालूम है, हम पहले रो वाइज सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो कहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर हम असाइनमेंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में देखो सिंगल ज़ीरो नहीं है, सेकेंड रो में सिंगल ज़ीरो है, तो मैं देखो सेकेंड रो में सिंगल ज़ीरो असाइन करता हूँ। तो हमने सेकेंड रो में सिंगल ज़ीरो असाइन किया है, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई ज़ीरो होगा तो कैंसिल करना पड़ता है हमें। तो मैंने सेकेंड रो में सिंगल ज़ीरो असाइन किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा ये। अगेन हम सर्च करेंगे हमें सिंगल ज़ीरो कहाँ पर मिल रहा है। तो अगर मैं रो वाइज सर्च करूँगा तो देखो जो फोर्थ रो है वहाँ पर मुझे सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो मैं फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो देखो असाइन करूँगा। तो मैंने फोर्थ रो में सिंगल ज़ीरो असाइन किया है, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम का ऑल ज़ीरो कैंसिल हो जाता है। तो ये देखो आपका ऑल ज़ीरो कैंसिल हो गया। अगेन हम सर्च करेंगे रो वाइज सिंगल ज़ीरो कहाँ पर है। देखो फर्स्ट रो में हमें यहाँ पर सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो फर्स्ट रो में हमने सिंगल ज़ीरो असाइन किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम का देखो यहाँ पर ज़ीरो आपका कैंसिल हो गया। अब एक सिंगल ज़ीरो और बचा है, देखो आपका ये ज़ीरो, तो ज़ीरो को कर दो यहाँ पर असाइनमेंट। तो देखो हमारा असाइनमेंट शेड्यूल मिल चुका है। जो एजेंट 1 है वो कहाँ पर असाइन होगा, एजेंट 1 जॉब सी पर असाइन होगा, ठीक है। उसके बाद जो एजेंट 2 है वो कहाँ पर असाइन होगा, जॉब बी पर असाइन होगा। देन जो एजेंट 3 है उसे कहाँ पर असाइन करोगे आप, जॉब डी पर असाइन करोगे। और जो एजेंट 4 है उसे असाइन करेंगे हम जॉब ए पर। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया फाइनल आंसर। तो जो आपको ऑप्शन ए दिया है ना वो करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका है, देखो 1 to C, फिर आपको दिया है 2 to B, और फिर आपको दिया है 3 to D दिया हुआ है, एंड देन आपको दिया है 4 to A। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया है द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड इफ़, कंडीशन क्या आना चाहिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कभी होगा जब नंबर ऑफ जॉब नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन होगा। तो व्हेन नंबर ऑफ जॉब इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन द गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है नंबर ऑफ रो इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, और आपको ऑप्शन बी दिया है नंबर ऑफ रो इज़ लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो दोनों भी ऑप्शन में आपको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम देखो ऑप्शन डी लिखेंगे, बोथ ए एंड बी। देखो 10th क्वेश्चन आपको दिया है द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ़, आपको पता है व्हेन नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। या तो आप बोल सकते हो व्हेन नंबर ऑफ एम्प्लॉई इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। या तो फिर आप बोलो नंबर ऑफ जॉब इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है देखो हमें सी में दिया हुआ है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो when number of row is equal to number of column given assignment problem is always balanced। so 10th हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो सिमिलर टाइप का है बट दूसरे वे से पूछ रहा है आपको। देखो द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज, सेम आपको वही चीज़ क्वेश्चन नंबर देखो 10 में भी पूछा है आपको, वही सेम थिंग आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी पूछ रहा है, बट ऑप्शन आपको डिफरेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज़, आंसर आएगा ऑप्शन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो सेम थिंग हो गया बट डिफरेंट वे से पूछा है इसको, तो ऑप्शन ए आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया हुआ है इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स देन, यानी कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर है, देन क्या आएगा, डमी कॉलम इज एडेड। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर है,
तो नंबर ऑफ़ कॉलम लेस हो गया ना, तो जो लेस रहेगा उसमें हम डमी ऐड करते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम से लेस है तो हम एक रो ऐड करेंगे, और अगर आपका नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो से लेस है तो हम एक कॉलम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ़ नंबर ऑफ़ रो इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो लेस है, तो जो लेस होगा उसमें हम डमी इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट आपका जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डमी कॉलम इज़ एडेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़। देखो कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको दिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर कॉस्ट का प्रॉब्लम है तो टोटल कॉस्ट हम मिनिमाइज़ करेंगे, और अगर प्रॉफिट का सम है तो हम टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेंगे। सेकेंड एम क्या होता है कि 1-to-1 बेसिस पे असाइनमेंट होना चाहिए, यानी कि ईच वर्कर को डिफरेंट जॉब्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ टू असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन एट अ मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और ईच पर्सन को एक सिंगल जॉब असाइन होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कि देयर आर 3 मशीन A, B एंड C एंड देयर आर 5 जॉब्स आर टू बी प्रोसेस्ड। और क्वेश्चन में आपको दिया है कि लिस्ट टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जॉब A, B एंड C। आपको क्वेश्चन में दिया है लिस्ट टाइम का मीनिंग होता है मिनिमम टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जॉब्स ऑन मशीन A, B एंड C। आपको दिया है 5 है, 1 है, 3 है, तो ये मिनिमम टाइमिंग है। और आपको ये भी क्वेश्चन में दिया है कि हाईएस्ट टाइमिंग ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब्स ऑन ईच मशीन A, B एंड C आपको दिया है 9, 5 एंड 7 दिया है रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मशीन इज़, यानी कि 3 मशीन प्रॉब्लम है उसको 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, तो ऑर्डर क्या होगा प्रोसेसिंग का, यानी कि A, B, C होगा या B, C, A होगा या C, B, A होगा, क्या ऑर्डर होगा प्रोसेसिंग का। बहुत ईजी है। देखो हमें मशीन ए का, देखो मशीन ए का मिनिमम कितना दिया है, मशीन ए का मिनिमम हमें दिया हुआ है लिस्ट टाइम। हाँ, तो मशीन ए का मिनिमम कितना दिया है, देखो मशीन ए का जो मिनिमम टाइमिंग कितना दिया है हमें 5 दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 5। उसके बाद फिर देखो मशीन बी का हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं नॉर्मली। अगर आपको ऑर्डर निकालना है A, B, C तो हम मशीन A का मिनिमम टाइम लेते हैं, मशीन B का हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं। तो मशीन B का देखो यहाँ पे हाईएस्ट टाइम कितना दिया है, 5 दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। और उसके बाद हम लेते हैं मशीन C का जो है मिनिमम टाइमिंग। तो मशीन C का मिनिमम टाइमिंग कितना है, मशीन C का मिनिमम टाइमिंग देखो दिया हुआ है आपको 3, तो मैंने देखो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 2 मशीन प्रॉब्लम को 3 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए 2 कंडीशन होता है, उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो आपका आंसर राइट रहेगा। पहला कंडीशन देखो यहाँ पर होता है, फर्स्ट कंडीशन इज A मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B मैक्सिमम, और दूसरा कंडीशन होता है C मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B मैक्सिमम। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो हम 2 मशीन प्रॉब्लम को 3 मशीन में कन्वर्ट कर देंगे और आपका जो प्रोसेसिंग होगा ऑर्डर मशीन का वो A, B, C के ऑर्डर में होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे पहला कंडीशन देखिए होता है कि सेटिस्फाइड। A मिनिमम देखो आपको 5 दिया है, A मिनिमम 5 दिया है। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ। A मिनिमम 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू B मैक्सिमम देखो 5 है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सेकंड आपको चेक नहीं करना है। तो 3 मशीन का प्रॉब्लम हम 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑर्डर क्या होगा, हमने A मिनिमम निकाला था, B मैक्सिमम निकाला था, C मिनिमम निकाला था। तो जो मैक्सिमम है वो मशीन B से रिलेटेड है, ठीक है, और जो मिनिमम है वो मशीन A और C से रिलेटेड है। तो जब ये टाइप का कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा मशीन का A, B, C, ये ऑर्डर में आपका प्रोसेस होगा मशीन। तो ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग विल बी A, B, C।
यानी कि पहले आपका जो जॉब है वो मशीन ए पे प्रोसेस होगा, देन मशीन बी पर जाएगा और फिर मशीन सी पर जाएगा। बिकॉज हमने क्या किया, ए मिनिमम लिया, सी मिनिमम लिया और बी मैक्सिमम लिया, तो ऑर्डर इज़ ए बी सी। तो जो आपका बी ऑप्शन दिया है ना वो करेक्ट है, ए बी सी, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी देखो सॉल्व हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड जॉब सीक्वेंसिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, टोटल 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, हमने ऑल 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।